Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Today we are going to talk about three topics that are described in your book separately, but here we are going to discuss all of them in this lecture. तो हमारे पास फर्स्ट जो दो टॉपिक्स हैं आज के लिए वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के हवाले से हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के हवाले से जो डिस्कशन है वो शॉर्ट जो है वो डिस्कशन है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और आप जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो यूनिट है, यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की डिस्कशन करेंगे। ऑल्दो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की डिस्कशन हीट के हवाले से भी है, लेकिन यहाँ पर हमारी डिस्कशन स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ चार्जेस या करंट के हवाले से है। तो सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में डिस्कशन है। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से चार्ज जो है वो आसानी से गुजर सकता है, या ये कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है उनको जो है वो हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने का मतलब ये है कि चार्जेस जो हैं वो इजीली पास कर सकते हैं ड्यू टू लो रेजिस्टेंस। अब इनकी रेजिस्टेंस जो है वो लो क्यों होती है, या ये लो रेजिस्टेंस क्यों ऑफर करते हैं? इस तरह मिसाल के तौर पर मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, जिस तरह मैंने आपके सामने ये जो है वो डायग्राम प्रेजेंट की है, ये एक जो है वो लेट्स से हमारे पास मेटल पीस है। तो इस मेटल पीस के अंदर क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब जो है वो हम नेम से जो है वो जान रहे हैं कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री हैं, फ्री टू मूव है, यानी कि ये अपनी मर्जी से जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमें लेस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अब बात यह है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। वो कैसे मूव करवाते हैं? हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है किसी भी एक मेटल के एंड्स के अक्रॉस, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक पाथ में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे जो चार्जेस होते हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो जिन्होंने फ्लो करना होता है, वो चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो चार्जेस जो हैं वो इजीली पास कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, और इस तरह से उनको जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता, और चार्जेस जो हैं वो इजीली फ्लो करते हैं, करंट इजीली फ्लो करता है। दूसरी तरफ हम इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अब उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होती है? कॉन्ट्रैरी टू कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने का मतलब ये है कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, होते जरूर हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं होते, यानी कि वो अपनी जगह पर बाउंड होते हैं। दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली। तो जब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे हमारे चार्जेस जो हैं वो पास करना चाहते हैं किसी भी इंसुलेटर में से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्योंकि फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो ये जो है वो क्या करते हैं, ये जो है वो रुकावट जो है वो क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं टू द फ्लो ऑफ द चार्जेस और टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो इस तरह से हमारे जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और चार्जेस जो है वो पास नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम ऐसे मटेरियल्स जिनमें से चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते, करंट फ्लो नहीं कर पाता, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर रबर या प्लास्टिक। तो ये डिस्कशन थी हमारी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के हवाले से। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आज का मेन टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमारे पास कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हमने कंबाइंड फॉर्म में अपने रेजिस्टर्स को इस्तेमाल करना है। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? रेजिस्टर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, और इनको जो है हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो कि अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।
फर्स्टली यहाँ पर हम जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम अपने रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने अपने रेजिस्टर्स को ज्वाइन करना होता है साइड बाय साइड। तो ये जो साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन है, ये साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। और यहाँ पे हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में हमने तीन रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया है। एक जो है वो रेजिस्टर है R1, ये उसकी रेजिस्टेंस नहीं बताई जा रही, ये उसका नाम बताया जा रहा है कि दिस इज द R1 रेजिस्टर। ये जो सेकंड रेजिस्टर है इसको हम कह रहे हैं ये R2 रेजिस्टर है, और ये तीसरा रेजिस्टर जो है वो इसका नाम है R3 रेजिस्टर। और इनको हमने जो है एक क्लोज सर्किट में एक बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, और इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, कैपिटल V है। और ये हमारे पास की है, की के बारे में आप जो है वो जानते हैं कि की जो है वो क्या करती है, सर्किट को कंप्लीट करती है या सर्किट को ब्रेक करती है। की को जो है हम बाहर निकाल देंगे तो हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और की को लगा देंगे तो हमारा सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब बात यह है कि जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखना चाहते हैं कि जब हमने अपने रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में साइड बाय साइड ज्वाइन किया है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये कलेक्टिव रेजिस्टेंस होती है। किसकी कलेक्टिव रेजिस्टेंस, उन रेजिस्टर्स की जो कि हमने कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किए। तो हम ये क्या फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो कि हर रेजिस्टर में से पास करता है वो सेम होता है। चार्ज इज सेम, चार्ज जो है वो सेम है थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर में से। तो जब चार्ज हर रेजिस्टर में से सेम है तो ये चार्ज कितना है, ये चार्ज उस अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर है जो कि हमें बैटरी सप्लाई करेगी। और वो कितना सप्लाई करेगी, वो कैपिटल Q जो है वो सप्लाई करेगी हमें बैटरी चार्ज। और ऐसा क्यों है कि चार्ज जो है वो हर रेजिस्टर में से पास करने वाला चार्ज है वो बराबर है, इस वजह से क्योंकि आप देख रहे हैं कि चार्ज जब यहाँ से लेट से पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही पाथ है, इसके अलावा कोई पाथ नहीं है जिस पाथ को अडॉप्ट करके ये चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर सके। तो इसका मतलब क्या है, जितना चार्ज जो है वो हमारी बैटरी सप्लाई करेगी हर रेजिस्टर में से उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। तो दैट मींस कि हमारे पास Q1 इक्वल होगा Q2 के। Q1 क्या है, Q1 इज द चार्ज दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द R1 रेजिस्टर, यानी कि जितना जो है वो R1 रेजिस्टर में से चार्ज पास कर रहा है उसको हम Q1 कह रहे हैं, जो R2 में से पास कर रहा है उसको Q2 कह रहे हैं, और जो R3 में से पास कर रहा है उसको हम Q3 कह रहे हैं। और ये तीनों जो हैं वो इक्वल है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो पास कर रहा है हर रेजिस्टर में से। और ये किसके इक्वल है, ये कैपिटल Q के इक्वल है। और कैपिटल Q क्या है, कैपिटल Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी और प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। तो जितना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी उतना ही चार्ज जो है वो हर रेजिस्टर में से फ्लो करेगा। तो दैट मींस Q1 is equals to Q2 is equals to Q3 and this is equal to Q। अब जब हम Q की बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज का जो है वो रिलेशन किसके साथ है, करंट के साथ। तो जब करंट के साथ रिलेशन है तो यहाँ पर हम Q1 Q2 या Q3 की बजाय क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये जो है वो हर रेजिस्टर में से पास करने वाला करंट जो है वो सेम है, यानी कि I1 is equals to I2 is equals to I3 and this is equals to capital I, यानी कि जितना जो है वो करंट हमें हमारी बैटरी सप्लाई करेगी वही अमाउंट ऑफ करंट जो है वो R1 में से भी पास करेगा, वही R2 में से और वही R3 में से। तो जब चार्ज सेम है तो इसका मतलब क्या है, चार्ज सेम होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो करंट जो है वो सेम है थ्रू ईच रेजिस्टर। तो यहाँ पर हम जो है वो करंट यूज करेंगे। ओके, तो जब करंट सेम है तो करंट सेम होने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल किस तरह से है।
तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो हर रेजिस्टर के लिए डिफरेंट होगा। हर रेजिस्टर के लिए, यानी कि रेजिस्टर R1 के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी, रेजिस्टर R2 के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी, और रेजिस्टर R3 के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी। और वो जो वैल्यूज होंगी पोटेंशियल की, उन वैल्यूज का सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी कितना है, वो कैपिटल V है। हमें कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल मिल रहा है, किससे मिल रहा है, बैटरी से। तो कैपिटल V जब पोटेंशियल मिल रहा है बैटरी से, तो इसके बाद जो क्या होगा कि R1 रेजिस्टर में से पास करने वाला, या R1 के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, R2 के लिए V2 होगा, और R3 के लिए V3 होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल across each resistor। यानी कि हमारे पास जो हर रेजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल है वो जो है उनका सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको जो है जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैपिटल V विल बी इक्वल टू कैपिटल V1 प्लस कैपिटल V2 प्लस कैपिटल V3। तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल है V1 ये जो है वो किसके लिए है, V1 जो है वो रेजिस्टर R1 के लिए है, V2 पोटेंशियल रेजिस्टर R2 के लिए है, और V3 पोटेंशियल रेजिस्टर R3 के लिए। और हर एक रेजिस्टर के ऊपर जितना भी पोटेंशियल है उन सब का हम सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी के वैल्यू के इक्वल आ जाएगी उसकी वैल्यू। अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं, बेसिकली हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम फाइंड करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो है वो पता है कि V जो है वो किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल। V is equals to IR, जो कि ओम्स लॉ के मुताबिक जो है वो हमारे पास एक रिलेशन है। तो V जब IR के इक्वल है तो V की जगह मैं IR पुट कर दूंगा। तो जब V है उसकी जगह IR पुट कर दिया तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, V1 की जगह जो है वो हम क्या पुट कर देंगे, V1 की जगह I1R1 पुट कर देंगे। तो I1 R1 क्या है कि I1 जो है वो हमारे पास वो करंट है जो कि रेजिस्टर R1 में से पास कर रहा है, और यहाँ पर जो R1 मैंने प्रेजेंट किया है ये R1 जो है वो रेजिस्टर R1 की रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो रेजिस्टर R1 की रेजिस्टेंस जो है वो R1 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। इसी तरह हमारे पास जो V2 है, V2 की जगह जो है क्या आएगा, I2R2 आएगा। इसी तरह हमारे पास जो V3 है, V3 की जगह जो है क्या पुट करेंगे हम, I3R3। अब हमारे पास ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है क्या बता रहा है कि I1 I2 I3 ये तीनों किसके इक्वल हैं, कैपिटल I के। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस इक्वेशन में क्या पुट कर सकता हूँ, I1 की जगह भी I पुट कर सकता हूँ तो ये IR1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे I2 की जगह भी मैं I पुट कर सकता हूँ तो IR2 आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह I3 की जगह भी मैं I पुट कर सकता हूँ तो IR3 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारे पास जो है वो ये जो इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास हर टर्म जो कि ऐड हो रही है उसमें I मौजूद है, तो I जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। जब I कॉमन आ जाएगा तो I के कॉमन आने के बाद क्या बचेगा अंदर हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये किसके इक्वल आ रहा है, IR के इक्वल आ रहा है। जब ये IR के इक्वल आ रहा है तो I जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब I कैंसिल हो जाएगा तो I के कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास बचेगा R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो तीन रेजिस्टर्स हमने यूज किए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज होने वाले रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, हमने हर रेजिस्टर की जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उसको सम कर देना है, और सम करने के बाद ये क्या आएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों और n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर,
n नंबर ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टर, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो हमारे पास तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स की सूरत में हमारे पास जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी R इक्विवेलेंट, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन यूज करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू R1 resistance of first resistor plus resistance of second resistor plus resistance of third resistor up to resistance of nth resistor। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को ऐड कर देना, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। और इस फॉर्मूला से ये भी पता चल रहा है कि अगर हम जो है अपनी अप्लायंसेस को जो कि कनेक्ट की गई है सीरीज में उनको बढ़ाते जाएंगे तो हमारे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम दो बल्ब यूज कर रहे हैं सीरीज में, तो दो बल्ब जब यूज कर रहे हैं सीरीज में तो उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगी एज कंपेयर टू 5 बल्ब्स। अगर 5 बल्ब जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं तो उन 5 बल्ब की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो as compared to 2 bulbs connected in series combination will be higher। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, see you next time इंशाल्लाह, take care, अल्लाह हाफिज।